उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मोहानारी गांव में एक राजपूत परिवार में जन्मा एक बच्चा जो अपनी युवा अवस्था में आकर उसी गांव से राजनीति की शुरुआत करता है। और एक दिन गांव से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा उस बच्चे को केंद्र की राजनीति से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाती है। उस बच्चे की गांव से शुरू हुई यात्रा आज भी जारी है। आज कहानी उस शख्स की जिसको राजनीति का धुरंधर माना जाता है, जो अपने विरोधियों के नीचे से कब जमीन खिसका दे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आज बात उस शख्स की जिसके बिना उत्तराखंड की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो नेता जिसे प्रदेश का सबसे बड़ा खाटी नेता माना जाता है, लेकिन इतना बड़ा नेता होने के बाद भी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी सरकार नहीं बचा पाता और फिर जब बुरा दौर आता है तो चुनाव दर चुनाव हारता है। लेकिन फिर भी आज भी मैदान में एक योद्धा की तरह डटा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्रदेश के स्थानीय उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने जाने वाले सरल स्वभाव के नेता और उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री हरीश रावत की। आज की कहानी में हरीश रावत के जीवन से जुड़े हर एक पहलू की। उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर पहचान रखने वाले हरीश रावत का जन्म 27 अप्रैल 1947 को अल्मोड़ा जिले के मोहानारी गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह रावत और मां का नाम देवकी देवी है। बताया जाता है कि जब हरीश रावत के पिता को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने मोहनी गांव के दुर्गेश्वर नवाड़ मंदिर में हाथ पर दिया जलाकर 24 घंटे पूजा की और उनकी पत्नी भी हाथों में फूल लेकर खड़ी रही। बताया जाता है कि इस पूजा के 1 वर्ष बाद हरीश रावत ने उनके घर में जन्म लिया। अल्मोड़ा में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई करने लखनऊ विश्वविद्यालय चले गए और 5 साल का BA LLB किया। हरीश रावत की बचपन से ही राजनीति में रुचि थी। वह कई वर्ष तक व्यापार संघ के नेता भी रहे और भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में भी कई साल कार्य किया। राजनीति में हरदा के नाम से मशहूर हरीश रावत की राजनीतिक ब्लॉक स्तर से उस समय शुरू हुई जब उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। इसके बाद वह जिला अध्यक्ष बने और यहीं से युवक कांग्रेस के साथ जुड़कर उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी यात्रा शुरू की। जानकार बताते हैं कि 1977 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उन्हें अल्मोड़ा से टिकट दे दिया था और वह लखनऊ से अल्मोड़ा पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने के लिए उतर आए थे। लेकिन कांग्रेस नेता केसी पंत के हस्तक्षेप के बाद टिकट मिलने के 24 घंटे के भीतर ही उनका टिकट काट दिया गया। तब कांग्रेस ने बुद्धि सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि आपातकाल के बाद हुए इस चुनाव में बुद्धि सिंह जीतने में सफल नहीं हुए और यहीं से हरीश रावत की केंद्रीय राजनीति की शुरुआत का रास्ता खुला। हरीश रावत का विधानसभा टिकट कटना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। इससे इंदिरा गांधी और संजय गांधी के मन में उनके लिए सहानुभूति पैदा हुई। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव के लिए इंदिरा गांधी जब अल्मोड़ा आई तो उन्होंने हरीश रावत के कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें चुनाव की तैयारी करने को कहा। हरीश रावत के जीवन में उस समय अहम पड़ाव आया जब 1980 में 7वीं लोकसभा में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से उन्होंने जनसंघ, जो अब भाजपा बन चुकी है, उसके दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सन 1984 के चुनाव में भी फिर दोबारा मुरली मनोहर जोशी और 1989 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के काशी सिंह को हराकर संसद पहुंचे। इस दौरान वह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इस दौरान उन्हें केंद्र में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बनाया गया। 1990 में हरीश रावत संचार मंत्री और राजभाषा कमेटी के सदस्य बने। हालांकि इसके बाद हुए 1991 के चुनाव में उन्हें भाजपा के जीवन शर्मा और फिर 1996, 1998 और 1999 में उन्हें भाजपा के बच्ची सिंह रावत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इन हारों से हरीश रावत का हौसला नहीं डिगा और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में उत्तराखंड के अंदर पहला विधानसभा चुनाव आयोजित किया गया। इससे पूर्व ही हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था।
जिसके तहत उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत पाने में सफल रही, तो वहीं जीत का श्रेय भी हरीश रावत को मिला और उनका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे ऊपर शामिल हो गया। कांग्रेस की राजनीति को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उस दौरान हरीश रावत के नाम पर मुहर लग ही गई थी, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में नारायण दत्त तिवारी की एंट्री हुई और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी, तो वहीं हरीश रावत के हाथ निराशा लगी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के बतौर सदस्य निर्वाचित किया। सन 2009 के आम चुनाव में उन्होंने अपनी परंपरागत क्षेत्र अल्मोड़ा को छोड़कर हरिद्वार से चुनाव लड़ा और 3,32,055 मतों से विजयी हुए। वह उत्तराखंड के उन चंद सियासी नेताओं में हैं जिनकी पहचान जमीन से जुड़ी है। कभी सपा का गढ़ रहे हरिद्वार के मैदानी इलाके से सियासी मोर्चा मारकर उन्होंने पहाड़ मैदान का फर्क मिटा दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको केंद्र की यूपीए सरकार में 2009 से 2011 के बीच राज्य मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्हें राज्य मंत्री कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद 30 अक्टूबर 2012 से 31 जनवरी 2014 तक जल संसाधन मंत्रालय उनके पास रहा। साल 2012 में एक बार ऐसा समय आया कि जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। जब सीएम रेस में हरीश रावत और विजय बहुगुणा में दौड़ चल रही थी, हरीश रावत प्रदेश में जमीनी नेता के तौर पर थे, जबकि विजय बहुगुणा हाईकमान के काफी क्लोज थे। रावत अपने समर्थक विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए, लेकिन ऐन वक्त सीएम के इस संघर्ष में उनके दो खास विधायक साथ छोड़ गए। ये दोनों विधायक पाला बदलकर विजय बहुगुणा खेमे में जा बैठे थे। एक तरफ दिल्ली में कश्मकश चल रही थी कि वहां से एक विधायक चुपके से निकलकर विजय बहुगुणा को बधाई देने देहरादून पहुंच गए। बाद में एक और विधायक बहुगुणा खेमे में जा पहुंचे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने विजय बहुगुणा को प्रदेश की कमान सौंप दी। इस फैसले के बाद हरीश रावत नाराज भी रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नामित नहीं किए जाने के बाद उस समय केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय हरीश रावत के खेमे ने साफ कर दिया था कि वह मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस बात का संकल्प जताया कि वह पार्टी के भीतर ही लड़ेंगे। ऐसा समझा जाता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी को खारिज किए जाने के बाद रावत ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें भावी कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई। उस बैठक में उत्तराखंड में पार्टी के 32 विधायकों में से अच्छी खासी संख्या में विधायक मौजूद थे। विजय बहुगुणा के शपथ ग्रहण समारोह से रावत समर्थकों की गैर मौजूदगी से ऐसा समझा जाता है कि कांग्रेस आलाकमान चिंतित था। तब के नवनिर्वाचित विधायकों में से एक ने कहा था कि नई सरकार 10-15 दिन भी नहीं चलेगी। बहुगुणा का विरोध करते हुए तब हरक सिंह रावत ने भी कहा था उनका राज्य में कोई योगदान नहीं है और उन्हें हम पर थोप दिया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में हरीश रावत ने बड़ी भूमिका निभाई है। बहुगुणा के शपथ ग्रहण समारोह में महज 10 के करीब कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वह वहां पर पार्टी के असली नेता हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बन चुकी थी, पर विजय बहुगुणा और हरीश रावत के खेमों में खींचतान शुरू हो गई। विजय बहुगुणा को कमान मिलने के बाद हरीश रावत और बहुगुणा कैंप में अंदरूनी खींचतान चलती रही, जिसके चलते कुछ समय बाद विजय बहुगुणा को सीएम पद से हटा दिया गया। विजय बहुगुणा की विदाई का एक और कारण बना और वो था केदारनाथ में आई भीषण आपदा। उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ और बड़े पैमाने पर किए गए बचाव और पुनर्वास कार्यों ने भी उनके नेतृत्व कौशल को सवालों के घेरे में ला दिया। संयोग से दूसरी तरफ राज्य के विधायकों और अन्य कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल बहुगुणा को हटाने के लिए दबाव बनाने के लिए पिछले 6 महीनों से यहाँ नियमित रूप से केंद्रीय पार्टी नेताओं से मिल रहा था और यही हरीश रावत को बड़ा मौका मिल गया। रावत जो 2012 में सीएम की दौड़ में बहुगुणा से हार गए थे, इस पद की तलाश में थे।
क्योंकि इससे पहले भी वो एक मौका चूक चुके थे जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पार्टी को जीत दिलाने के बावजूद रावत को एनडी तिवारी के लिए रास्ता बनाना पड़ा। लेकिन इस बार आधा काम विधायकों और कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौर ने पहले ही कर दिया था और बाकी बचा हुआ काम केदारनाथ आपदा के बाद निर्माण कार्यों की विफलता ने पूरा कर दिया। इस बार हरीश रावत पार्टी के अंदरूनी विरोध पर जीत हासिल करते हुए सीएम पद पाने में कामयाब हुए। चूंकि हरीश रावत सांसद थे, इसलिए उन्हें विधानसभा उपचुनाव लड़ना पड़ा। उनके लंबे समय से सहयोगी हरीश धामी ने हरीश रावत के लिए धारचूला सीट खाली कर दी। ये पहली बार था कि हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव लड़ा और उन्होंने लगभग 73% वोट शेयर के साथ शानदार जीत हासिल की। मुख्यमंत्री बनते ही लगा कि अब हरीश रावत के राजनीतिक करियर के लिए एक अहम पड़ाव साबित होगा, लेकिन ये उनके लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। हरीश रावत का बुरा सपना तब शुरू हुआ जब मार्च 2016 में वित्त विधेयक पर उनके ही 9 विधायकों ने सरकार के विधेयक के खिलाफ सदन में मतदान किया। सभी 9 विधायकों ने इस विधेयक के विरोध में और बीजेपी की मांग के साथ सदन में नारे लगाए। अब हरीश रावत सरकार के सामने केवल एकमात्र रास्ता यही था कि वह फिर से सदन में अपना बहुमत साबित करे। हरीश सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल से मुलाकात में उन्होंने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उनका कहना था कि हरीश रावत के अपने लोग सरकार में हावी हैं। हरक सिंह ने दावा किया कि 9 कांग्रेसी विधायक बीजेपी के साथ हैं। विधानसभा के भीतर जबरदस्त हंगामा देखा गया। बजट पास कराने की नौबत आई तो बीजेपी ने मत विभाजन के जरिए मतदान की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग को खारिज किया और ध्वनिमत से बजट पास कराने को मंजूरी दे दी। लेकिन इतना होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा कर दिया और वेल में आ गए। अभूतपूर्व स्थिति तब आ गई जब कांग्रेस के 9 विधायक भी उनके साथ वोटिंग की मांग करते हुए वेल में आ गए। इन 9 विधायकों में हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ, सुबोध उनियाल, कुंवर प्रणव सिंह, बीजेपी नेता सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत, शैलेंद्र सिंघल, विजय बहुगुणा, शैला रानी रावत और प्रदीप पत्रा शामिल थे। देर शाम बीजेपी के 26 विधायक और कांग्रेस के 9 विधायक राज्यपाल से मिलने भी पहुंच गए। उस समय हरीश रावत सरकार के पास कांग्रेस के कुल 36 विधायक, बीएसपी के 2, यूकेडी के 1 और 3 निर्दलियों का समर्थन हासिल था, जबकि बीजेपी के 28 विधायक थे। कांग्रेस के 42 विधायकों में से 9 चले जाते हैं तो 33 विधायक रह जाते हैं। स्पीकर को मिला दे तो कांग्रेस की सदन में संख्या 34 हो जाती है, जबकि कांग्रेस के बागी विधायकों को मिलाकर बीजेपी बहुमत में आ जाती। इस तरह सदन में आंकड़े को लेकर कई दिन भ्रामक स्थिति बनी रही। राज्य में कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत के बाद मुश्किलों में घिरी हरीश रावत सरकार को 28 मार्च 2016 को बहुमत साबित करना था। लेकिन हरीश रावत के बहुमत साबित करने से पहले एक और बम फूटा और इसके धमाके से उत्तराखंड सहित पूरा देश हिल गया। पहले ही बागी कांग्रेसी विधायकों ने हरीश रावत सरकार की मुसीबत बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अब इस स्टिंग ऑपरेशन ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते दिखाए गए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। हालांकि ये स्टिंग कितना सही है, इसकी जांच आज तक चल रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ दिख रहा है वो उत्तराखंड के उस समय के ताजा राजनीतिक हालात को बताने के लिए काफी था। पहले ही हरीश रावत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे और हरीश रावत उसी बादल को हटाने की जद्दोजहद में जुटे थे कि एक और मुसीबत उनके सामने आ पड़ी। सरकार को बचाने की कवायद करते करते मुख्यमंत्री की ऐसी सीढ़ी सामने आई है जिसने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। स्टिंग के सामने आने के कुछ समय पहले तक हरीश रावत बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस सीढ़ी में वो इस काम में खुद मशगूल दिखाई पड़ रहे हैं। इस स्टिंग के सामने आने के बाद हरीश रावत चौतरफा घिर गए। इस बीच एक और कांग्रेस विधायक का स्टिंग भी सामने आया, जिसमें वो खरीद फरोख्त की बात करते दिखाई दिए। 10 मई को पहले फ्लोर टेस्ट और फिर एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया।
इसमें कांग्रेस सांसद मदन सिंह बिष्ट दावा करते दिखाई दिए कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 12 विधायकों को 25-25 लाख रुपए दिए हैं। इन स्टिंगों से हरीश रावत बैकफुट पर दिखाई दिए। ऐसे हालातों ने बीजेपी को मौका दे दिया और उन्होंने फ्लोर टेस्ट के बजाय राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय कैबिनेट की 26 मार्च की सिफारिश के बाद 27 मार्च 2016 को राज्य में प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर से पहली बार राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन हरीश रावत अड़े रहे और 28 मार्च को हरीश रावत ने कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 31 मार्च को फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए। बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करवाकर हरीश रावत उनको फ्लोर टेस्ट में वोटिंग से दूर रखने में कामयाब हुए और इससे अपनी सरकार बचाने में भी सफल रहे। 1 अप्रैल 2016 को दोबारा सीएम बने। उनको दोबारा सीएम बने महज एक ही दिन हुआ था कि 30 मार्च को चुनौती देने पर डबल बेंच ने इसे स्थगित कर दिया और उत्तराखंड में एक दिन बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हरीश रावत हार नहीं मानने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए उन्होंने लड़ाई जारी रखी। आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद 22 अप्रैल को कोर्ट ने उनके इस आदेश को खारिज कर दिया था और हरीश रावत सरकार फिर से बहाल हो गई थी, जिसके बाद 11 मई 2016 को फिर से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, जिसके बाद वो 18 मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड में चुनाव हुए। अब तक हरीश रावत सरकार गंभीर सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही थी, जबकि भाजपा मोदी लहर से उत्साहित थी, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में चल रही थी। उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में से था जहां कांग्रेस अभी भी सत्ता में थी। किसी भी कीमत पर जीत सुनिश्चित करने के लिए हरीश रावत ने 2 सीटों हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से चुनाव लड़ा और उन दोनों को खो दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह फिर से चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार उन्होंने हरिद्वार छोड़कर नई सीट चुनी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, और बुरी तरह से हारे। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे। प्रारंभ में कांग्रेस ने उन्हें अपने रामनगर के उम्मीदवार के रूप में नामित किया था, लेकिन मुख्य रूप से हरीश रावत के पूर्व सहयोगी और अब एक मजबूत प्रतिद्वंदी जो उसी सीट पर नजर गड़ाए हुए थे, रणजीत रावत के मजबूत विरोध के बाद उन्हें लाल कुआं में स्थानांतरित कर दिया। 10 मार्च को जब नतीजे घोषित हुए तो हरीश रावत लाल कुआं सीट पर भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट से 17,527 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। इस उतार चढ़ाव भरी राजनीतिक यात्रा से एक पहलू जो प्रमुखता से सामने आता है वह यह है कि अधिकांश राजनीतिक दिग्गजों के विपरीत हरीश रावत अपने सभी रसूख और राजनीतिक पूंजी के बावजूद उत्तराखंड में अपने लिए एक मजबूत गढ़ की पहचान करने या कहें विकसित करने में विफल रहे हैं। पिछले कई चुनाव में वह एक सीट से दूसरी सीट पर जाते रहे हैं। 1980 में उन्होंने अल्मोड़ा से शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने 2009 में अपना आधार हरिद्वार में बदल लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वह विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए धारचूला चले गए। उन्होंने अतीत से सीख न लेते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नई सीट चुनी, नैनीताल, और फिर से हार गए। यही गलती 2022 के विधानसभा में दोहराई गई जब उन्होंने बिना कोई जमीनी समर्थन विकसित किए लाल कुआं से चुनाव लड़ने चले गए। सक्रिय राजनीति में लगभग 42 वर्षों के बाद हरीश रावत आज एक ऐसे नेता हैं जो लोकप्रिय होने और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होने के बावजूद उनके पास शायद ही कोई पहचानने योग्य घरेलू मैदान है, एक सीट या एक ऐसा क्षेत्र जहां वह कह सके कि वह एक आरामदायक जीत के प्रति आश्वस्त है। परिणाम उस काल्पनिक उदाहरण के सामने है कि एक पार्टी चुनाव में 10% से अधिक वोट हासिल करती है, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाती है। हरीश रावत की भी राज्य भर में अच्छी लोकप्रियता है, लेकिन जब सीट जीतने की बात आती है तो वह अपने समर्थकों को एकजुट करने में बार बार विफल रहे हैं। हरीश रावत निसंदेह प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार हैं। हरीश रावत व्यवहार से बेहद शालीन माने जाते हैं, लेकिन उनकी शालीनता उनको चुनाव जीत नहीं दिला सकी। उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों को प्रमोट करने में वो हमेशा आगे दिखाई देते हैं। अब हरीश रावत अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं।
भले चुनावी हारे जरूर हरीश रावत को मिली हो, लेकिन वो आज भी एक युवा जैसे संघर्षशील व्यक्ति की तरह मैदान में डटे हुए हैं। जितनी ऊर्जा से वो आज भी राजनीति कर रहे हैं, वो शायद हर युवा के लिए एक मिसाल के रूप में है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।